हेलो एमएस। आज हम लोग मोशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे। एडमिन मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मोशन में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये देखा था, और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन देखा था। पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी का हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो भौतिक राशियाँ थी वो एग्जिस्टेंस के आधार पर बांटी गई थी। तो पहली जो भौतिक राशि है, मतलब पहला टाइप जो रहा है क्लासिफिकेशन किया गया फिजिकल क्वांटिटी का, वो था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये बताया गया था। और उसके बाद आया था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो आपस में क्या होती हैं, मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या उनको दिखाने के लिए या उनको समझाने के लिए या उनका मान निकालने के लिए हमें किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, यह स्वतंत्र होती हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसके अंदर फिक्स्ड है, टोटल कितने आती है, 7 आती हैं, है ना। सबसे पहला कौन सा था, लंबाई था, यानी लेंथ। यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, लेंथ था, फिर मास था, फिर टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर लुमिनस इंटेंसिटी एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि ये सातों के सातों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इनकी वैल्यू आपस अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनका जो मान होता है या जिनकी कहानी जो होती है या जो घटना होती है वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिए थे। पहला हम लोगों ने देखा था क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया का यदि आप फॉर्मूला निकालोगे तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यानी L इंटू बी होता है ना, लेंथ एंड विड्थ। अब आप ध्यान से देखेंगे L इंटू बी दिया है, तो L लेंथ है और V क्या है, विड्थ है। एक बात बताइए, L लंबाई है कि नहीं है, और अभी जस्ट आपने देखा लंबाई क्या है, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है ना। और V क्या है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। विड्थ का है, वो तो लंबाई है, वो मीटर में हम नापेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक लंबाई है। तो चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई है। और लंबाई क्या होती है आपकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात बताओ यार, क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हमें क्या चाहिए, सर हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, और ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने ये समझा था कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो डिपेंड करती है इस पर। अब देखो यार, क्षेत्रफल निकलेगा तभी जब हमको लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लंबाई निकालने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई। तो डिपेंडेबल है ना ये क्षेत्रफल, किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पे और चौड़ाई पे, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, लंबाई पे निर्भर कर रहा है और चौड़ाई पे। अगर मैं लंबाई बदल दूं, जैसे मान लो शुरुआत में 5 मीटर था लंबाई, और फिर चौड़ाई 4 मीटर था, तो कितना हो गया, 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगली बार मैंने क्या कर दिया, लंबाई बढ़ा दी, यानी 6 मीटर कर दिया, तो 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। बढ़ गया, बदल गया नहीं बदल गया एरिया। यानी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा होगा, लंबाई पे और चौड़ाई पे। लंबाई चौड़ाई बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो क्षेत्रफल क्या हो रहा होगा, बढ़ घट रहा होगा। जबकि ये लोग क्या है, स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करते, तो किसी को बढ़ाने या घटाने से ये बदलेंगे नहीं। क्या बात समझ में आई, ये सर नो। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा, एरिया। सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने लिया था आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम।
वॉल्यूम भी आप खुद देखो ना, वॉल्यूम क्या होता है, आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, लेंथ विथ एंड थिकनेस, या लेंथ विथ इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा ये बताओ लंबाई क्या है? सर लंबाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चौड़ाई क्या है? वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में लंबाई ये तो नाप रहे हैं आप, है ना। जब ऊपर की ओर लंबाई नाप रहे हैं तो ऊंचाई बोलेंगे, इधर की ओर नाप रहे हैं तो चौड़ाई बोलेंगे, और सॉरी लंबाई बोलेंगे, और ऐसे बोल रहे हैं तो फिर क्या हो गया? चौड़ाई बोलेंगे। हर जगह पे आप क्या कर रहे हैं? हर कंडीशन में क्या कर रहे हो? लंबाई लेंथ ही निकाल रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आयतन जो है तीन तीन लोगों पे निर्भर कर रहा है, और ये तीनों क्या है? तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्लियर है ये बात? अब मैं अगर लंबाई बढ़ाऊंगा तो भी आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना, या घटाऊंगा तो घटेगा। दैट मीन्स बी के अंदर चेंज लाऊंगा तो भी आयतन के अंदर चेंज आएगा, एच के अंदर चेंज लाऊंगा तो भी आयतन में चेंज आएगा। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए हमको तीन चीजें चाहिए। वॉल्यूम किस पे डिपेंड है भैया? एल, बी और एच पे। तो क्या ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो क्या होती हैं? निर्भर करती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है ना। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार ये चल रही होंगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। चलिए अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, हमारे पास आती है डिस्टेंस यानी दूरी, जो हमको पढ़ना है। दूरी, दूरी क्या होती है? उस दिन समझाया गया था। दूरी इज अ नथिंग बट इट इज अ लेंथ ऑफ अ पाथ। लेंथ ऑफ अ पाथ, लेकिन उतना ही लेंथ पाथ का जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। वाह, ऐसे बोल दूंगा तो एक रास्ते की लंबाई बते, तो रास्ता मान लो, मैंने फिर से एग्जांपल मतलब देखा कि मान लीजिए अगर आपके घर से लेके और क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन तक का, मतलब मान लीजिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ से जगदीशपुर तक का रास्ता कितना है? 3 किलोमीटर है। अब मैं यहाँ से मलपुर तक जा रहा हूँ तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मैंने? सर मलपुर तक का रास्ता 1 ही किलोमीटर है, मतलब हम 3 किलोमीटर में से कितना ट्रैवल किए हैं? 1 किलोमीटर। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट उस रास्ते के जितने भाग की लंबाई को क्या करता है? तय करता है। जितने पे डिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं? मोशन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी, ठीक है ना। तो दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है ना। पथ की लंबाई, पथ की लंबाई है। और लंबाई क्या है? लेंथ। लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई तो होता है, लंबाई क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दूरी किस पे निर्भर कर रही है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर कर रही, नहीं कर रही है। सेम टू सेम चौथे नंबर पे हम देखेंगे विस्थापन, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अगर हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। यानी एक ऑब्जेक्ट जहां से मोशन करना स्टार्ट करता है और जहां पे जाके वो खत्म कर देता है अपना मोशन, यानी अपने पोजीशन में चेंज लाना जहां से स्टार्ट करता है। जिस बिंदु से सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि राहुल है, राहुल यहाँ ए से स्टार्ट करता है चलना, यहाँ तक आता है बी तक, और बी से मुड़ जाता है, यहाँ पे आ जाता है सी पर, आ गया, और सी पे आके क्या आगे हो गया है? वो रुक गया। तो यानी ए से स्टार्ट किया तो ए क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और सी क्या है? इसका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है ना? हाँ सर बिल्कुल एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो हमें पूछ रहा होगा, सपोज करिए ए से बी तक कितना है? 4 किलोमीटर, बी से लेके सी तक कितना है? 3 किलोमीटर। हमसे पूछेगा ये बताइए दूरी कितनी तय की, कितना चला है वो? 4 इधर 3 इधर, तो टोटल कितना चला है? 7 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट दूरी वो भी है। विस्थापन इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस, लेकिन छोटी दूरी, मतलब ये तो इस रास्ते से हम आए हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन क्या इससे भी छोटे रास्ते से हम आ सकते थे? मतलब हमको जाना कहाँ? सी पे ही तो जाना है। कहाँ से? ए से। तो ये बताओ क्या यही रास्ता मेरे पास सबसे छोटा है? नहीं। आप खुद सोचिएगा कि आप लोग देखते हैं जब खेत वेत कट जाता है तो आप तिरछा लेके निकल लेते हैं, नहीं निकल लेते हैं? हैं? तिरछा क्यों निकलते हैं? क्योंकि आसान हो जाता है रास्ता। वैसे ही हम चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसे चल जाए, मतलब इस ए से स्टार्ट करें चलना और डायरेक्ट हम सी पे आ जाएँ, आइए समझ में, तो क्या ये छोटी सबसे दूरी होगी कि नहीं होगी? है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखोगे तो अब क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर जो हमको लंबाई मिल रही है वही मेरे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि यहाँ पे 90 हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो 4 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन।
तो कहने का मतलब हम जब जा रहे हैं तो वो शॉर्टकट वाला रास्ता, वही शॉर्टकट वाले रास्ते से जब हम वापस आएंगे या हमारी जो मोशन हो रहा है, हमारा जो मोशन हो रहा है तो बड़े रास्ते से हो रहा है तो दूरी हो गया, टोटल दूरी मतलब जितना रास्ता तय किया है रास्ते की लंबाई दूरी क्या लगी। इन सबसे छोटका सा रास्ता हम निकालेंगे, जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पे ख़त्म किया है, तो उस छोटके रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और विस्थापन भी क्या है, इट इज़ आल्सो अ डिस्टेंस, ये भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या है सर, तो अभी जस्ट हम लोग देखा है लेंथ ऑफ पाथ, और लंबाई ही है, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पे निर्भर करती है भैया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर करती हैं। क्या इनकी वैल्यू बदली जा सकती है, यस सर, इनकी वैल्यू स्वतंत्र नहीं होती है, ये दूसरे पे क्या होती है, निर्भर करती है। अगर दूसरा वाला चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, दूसरा वाला नहीं चेंज होगा तो नहीं चेंज होंगे, यानी इनकी अपनी खुद के स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती हैं। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, अब देखेंगे हम लोग। देखिए ऐसा नहीं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप पहली बार सुन रहे होगे तो टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब हमारे पास चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे आएगा हमारे पास स्पीड। स्पीड को बोलते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है क्या है सर, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ है ना, लेंथ ऑफ पाथ यानी लंबाई ही तो है, और समय मतलब टाइम। अब बताओ ये क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और नीचे क्या लिखा गया है, टाइम। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। क्या ये जो स्पीड है वो किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई और समय पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना। लंबाई और समय पे निर्भर कर रहा है, तो अगर लंबाई और समय पे निर्भर कर रहा है, और लंबाई और समय क्या, दोनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या लगेगा, नहीं कहलाएगा। क्या स्वतंत्र है, नहीं सर, ये डिपेंड कर रहा है लंबाई और समय पे। अच्छा और देख लो, स्पीड के बाद इसी के बाद आता है वेलोसिटी। क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं हिंदी में वेग, और इसका मतलब होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय का मतलब होता है, विस्थापन को बोलते हैं हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम। और विस्थापन को रिप्रेजेंट करते हैं यस से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यस से। टाइम को टी से। अभी जस्ट देखा हमने, विस्थापन क्या, ये भी तो एक दूरी है, दूरी मतलब लंबाई ही तो है, इसका मतलब यस की जगह पे एल लिख सकता हूँ बटा टी, हो गया। फिर से क्या आ गया, लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों में से किसी भी को भी बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो चीज़ें चेंज होगी, यानी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। क्या बात समझ में आई। अब एक चीज़ और समझ लो कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया गया है तो फ्रैक्शन में यहाँ पे ध्यान समझोगे, फ्रैक्शन में अगर मान लो कि a अपॉन बी करके दिया गया है, तो अगर मैं a की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यानी ऊपर वाले की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो फ्रैक्शन है वो भी बड़ा होता जाएगा, वो भी क्या हो रहा होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाले की बढ़ा रहा हूँ तो नीचे होता जाएगा, यानी क्या हो रहा होगा, घटता जाएगा। जैसे देखो 2/5 लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे 7/5 लिख दिया, अब कौन बड़ा है, सीधा मतलब ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही वाला क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का अर्थ है कि ऊपर वाला बढ़ाने से ऊपर होगी वैल्यू, और नीचे वाला बढ़ाने से नीचे होगी। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है तो जो टोटल फ्रैक्शन का मान है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन नीचे वाले की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, घट रहा होगा। ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अभी जस्ट मैंने 2/5 लिया है, 5 से 2 में डिवाइड कर लो, 5 से 2 में क्या कर लो, डिवाइड, तो आएगा तुम्हारे पास 0.4। और यहाँ पे 7/5 था, इसको देखो ऊपर वाला ही तो केवल बढ़ा है, नीचे वाला तो बढ़ा नहीं है, नीचे वाला तो सेम है। 5 से करूँगा तो 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20, तो देखो कितना आ गया, 0.4 से ये कितना आ गया, 1.4 आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया हमारे, है ना। तो ऊपर वाला बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। अब वेलोसिटी के बाद आता है हमारे पास 7 नंबर पे एक्सीलरेशन। ये सब हमको पढ़ना है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ, हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल का मतलब क्या हो गया भाई, वेलोसिटी यानी वेग के अंदर, वेग क्या है, एक प्रकार का स्पीड ही है, तो स्पीड में
चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कितने समय में कितना किसी की स्पीड में चेंज आता है। जैसे मान लीजिए एक बाइक चला रहा है बंदा और शुरुआत में कितने की स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से, और 1 घंटा बाद भी कितने की स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से। तो इसके स्पीड में कोई चेंज आया? नहीं ना आया, तो कोई चेंज नहीं आया। तो जब कोई चेंज नहीं आया तो एक्सीलरेशन भी नहीं आया। एक्सीलरेशन का मतलब अब समझो क्यों नहीं इसके बाइक के अंदर नीचे है। तो ये देखेंगे ये एक्सीलरेटर वाला पोर्शन होता है, इसको अप डाउन करते हैं तो एक्सीलरेटर ऊपर नीचे होता है ना। तो इसका मतलब उसने क्या किया है, एक्सीलरेटर ऊपर या नीचे नहीं किया है, तभी तो 50 पे गया है वो। अगर ऊपर करता तो बढ़ती स्पीड, नीचे करता तो यानी कम करता तो कम हो जाती स्पीड, लेकिन उसने कहीं नहीं किया, इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं आया। तो एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर तभी आएगा, यानी एक्सीलरेटर लोगे तो स्पीड में क्या आ जाएगा, चेंज। भाई ऊपर कर दिया तो 50 की स्पीड से चल रहा था तो 70 की स्पीड से चलने लगेगा, चेंज आ गया कि नहीं आ गया। तो 50 से 70 के बीच में जितना समय लगा वही मेरा समय अंतराल कहलाएगा, ऐसे में। यानी 50 की स्पीड थी, अब कितनी हो गई, 70 की, तो तुरंत 70 की हो गई होगी। कुछ समय लगा होगा ना, 2-4 सेकंड 5 सेकंड लगा होगा, नहीं लगा होगा, तो 70 पे गया होगा। तो वो जो टाइम लगा है वो, और जितनी स्पीड में चेंज आया, यानी 50 से 70 यानी 20 में चेंज आया, 5 सेकंड लगा, तो वो यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, यानी कितना एक्सीलरेटर दिया गया था। ठीक है, ये हम अच्छे से देखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ऊपर क्या लिखा है बाबू, ऊपर लिखा गया है वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखा गया है, टाइम। यही तो दिया गया है, मतलब मोटी मोटा निकालूं तो वेलोसिटी और नीचे क्या है, टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यही हिंदी में बोलते हैं इसको। अब ये बताओ, अभी जस्ट हमने देखा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, सर वेलोसिटी डिपेंड करता है एस अपॉन टी, यानी विस्थापन बटा समय पे। और ये दोनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नीचे वहाँ टाइम दिया है, ये ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी खुद है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, टाइम खुद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन क्या इनसे बाधित है कि नहीं है, एक्सीलरेशन इनके ऊपर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्वतंत्र है एक्सीलरेशन, नहीं सर। वेलोसिटी में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। टाइम में चेंज आएगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। आई बात समझ में, तो ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना, ठीक है। अब 8वें नंबर पे देख लो, बल। 8वें नंबर पे क्या है हमारे पास, बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सीलरेशन मतलब जस्ट ऊपर देखा गया त्वरण। थोड़ा ध्यान से देखो तो मास क्या है सर, मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं है। और यहाँ पे देखो त्वरण, अभी जस्ट समझाया हूं, त्वरण खुद ही बेचारा डिपेंडेबल होता है इन दोनों पे, हाँ या ना, वेलोसिटी अपन टाइम। और ये वेलोसिटी किस पे डिपेंडेबल होती है, यहाँ पे खुद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो कुल मिला कि ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाला ही पोर्शन है कि नहीं है। और ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं मास चेंज करूंगा तो भी फोर्स चेंज होगा, और एक्सीलरेशन चेंज कर दिया तो भी क्या होगा, फोर्स चेंज होगा। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी एक प्रकार से क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आई, है ना। जब भी निर्भर करेगा हमारा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अभी आप इसको नोट कर लेना फॉर्मूले के रूप में, ठीक है ना। और इस चीजों को आप याद रखिएगा ज्यादातर। थोड़ा सा और देखता हूं मैं। अब इसके बाद मेरे पास आ जाएगा वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अभी जस्ट देखा हूं फोर्स क्या है सर, फोर्स तो इन लोगों पे डिपेंड करता है। ये दोनों, ये लोग कैसे, किससे मिलके बने हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। और ये देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई है ना, तो इसका मतलब ये भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब वर्क भी किस पे डिपेंड कर रहा है सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बल चेंज करूंगा तो कार्य चेंज हो जाएगा, विस्थापन चेंज करूंगा तो भी कार्य चेंज हो जाएगा। आया समझ में, आया ना। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है, उसके बाद मेरे पास आएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग और वेग का स्क्वायर।
अब ये बताओ द्रव्यमान क्या है? मास ना, मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? और वेलोसिटी अभी जस्ट देखे हो तुम लोग, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये भी तो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही तो मिलकर बनी है। यानी ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये गतिज ऊर्जा इन दोनों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? हाँ। उसी के साथ साथ तीसरे नंबर पे आएंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा स्टैटिक एनर्जी, या ऐसे समझो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यह हिंदी में बोलते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला m यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, शॉर्ट फॉर्म mgh, शॉर्ट फॉर्म mgh। अब एक बात बताओ, मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट क्या है भाई? लेंथ ही तो है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और अभी जस्ट हमने देखा एक्सीलरेशन तो किस पे डिपेंड करता है सर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। यानी तीनों किस पे निर्भर करने वाली है? तीनों तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये क्या है तब? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अरे नहीं सर, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये निर्भर किस पे करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं इसको रेखीय संवेग। रेखीय संवेग फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी एम भी क्या होता है? एम भी। अब देखोगे m इंटू भी है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, m है, m क्या है? मास है ना, और मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी है, वेलोसिटी किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो यानी ये भी क्या हो गया मेरा? ये भी क्या हो गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा एक डिनोटेशन याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? k से। काइनेटिक एनर्जी को, वर्क को W से, फोर्स को F से, त्वरण को A से, वेलोसिटी को V से, स्पीड को S से। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको। फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को P से। P से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें यही तो कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। ठीक है ना, P से करोगे तो लीनियर मोमेंटम भी आपका किससे आ जाएगा? P से ही आएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादातर हम लोग PE लिख देते हैं, PE, इसको KE लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो KE से हमारा मतलब अच्छा खासा डिनोटेशन हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको KE बोल देना और इसको क्या बोल देना? PE। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और भी फॉर्मूले हैं बहुत सारे, जिनमें आप देखोगे तो बहुत सारे हमको क्या मिलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि आपको ये याद रखना है कि केवल और केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती हैं? 7। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो सब की सब क्या होगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। किससे मिलके बनी होगी? तो वो बनी होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। और इसका अर्थ यह है कि वो निर्भर कर रही होगी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, जबकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्टेंस के आधार पे 2 टाइप की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिजिकल क्वांटिटी का सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने एग्जिस्टेंस के आधार पर देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of डायरेक्शन। मतलब क्या है? यानी दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन।
डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। दिशा के निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। कहने का अर्थ ये है, मेरी राइटिंग पे मत जाइए, मेरे शब्दों पे जाइए, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग सही नहीं होती है लेकिन शब्द सही हैं, उनको देखिएगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं दिशा की निर्भरता के आधार पर इस बार क्लासिफाइड किया जाएगा। लेकिन मतलब क्या है इसका, यानी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो दिशा बदलने के आधार पर, यानी जब दिशा बदली, मान लीजिए अभी फिलहाल में किधर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, फिर उनकी दिशा मैंने पूरब से किधर की ओर कर दी, पश्चिम की ओर कर दी, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी दिशा बदलने से मान में क्या आ जाता है, परिवर्तन, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी होती हैं कि आप कोनो दिशा में लेके जाइए, पूरब में ले जा रहे हैं, पश्चिम में करिए, मान में कोई परिवर्तन, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दो टाइप से होती हैं, एक तो क्या करेंगी, डायरेक्शन चेंज करने पे अपने वैल्यू के अंदर क्या लेके आ जाएंगी, चेंज, और कुछ ऐसी होंगी जो क्या नहीं लेके आएंगी, चेंज नहीं लाएंगी, यानी डायरेक्शन के चेंज होने पर अपने मान के अंदर, अपने वैल्यू के अंदर चेंज लेके नहीं आएंगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप में डिवाइडेड, दो। अब ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे निर्भर करती हैं, डायरेक्शन पे, कि डायरेक्शन चेंज होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। भाई निर्भर करने का अर्थ है कि अगर उसके अंदर चेंज आएगा तो इसके अंदर भी चेंज आएगा। यानी अगर ए बी पे निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब बी में चेंज आएगा तो ए में चेंज आएगा। ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब डायरेक्शन में चेंज आएगा तो फिजिकल क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि, ठीक है, बिल्कुल सर। और उसके बाद ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी वो, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी वो, यानी अदिश राशियां होंगी, अदिश राशि, ठीक है भाई। मान में परिवर्तन का अर्थ है इफेक्ट चेंज हो जाना, मान में परिवर्तन आने का मतलब इफेक्ट चेंज हो जाना, ठीक है ना। तो इफेक्ट जो पहले लग रहा था वो चेंज हो जाएगा, क्लियर अर्थ ये होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन चेंज किया तुमने तो क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज। क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज। और वैल्यू चेंज दैट मीन्स इफेक्ट में क्या आ जाएगा, चेंज, इफेक्ट चेंज, जो प्रभाव था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन भी चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्शन चेंज, बट नो चेंज इन वैल्यू, ओके, एंड also no change in इफेक्ट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया डायरेक्शन चेंज करने से। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। तो ऐसे देखो यार, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसी भौतिक राशियां या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। परिमाण किसको बोलते हैं, तो वैल्यू को ही बोलते हैं, दूसरा नाम इसका यही है। तो जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे चेंज है, मैंने बस सिंपली वही चीज को अंदर से डिफाइन कर दिया है कि डायरेक्शन चेंज करोगे तो वैल्यू में क्या आ जाएगी, चेंज, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक बात और है, समझना ध्यान से। वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो जीरो भी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। इनका जो वैल्यू होगा वो तीनों हो सकता है,
ठीक है ना। तो जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉब्लम यही है। उसके लिए अगर एक दिशा, क्यों ऐसा होता है इसका कारण मैं बता रहा हूं। अगर मान लो एक फिक्स पॉइंट से तुमने मान लो इस दिशा में पॉजिटिव माना है, क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो जस्ट इसके अपोजिट जाने पे अपने आप ये क्या हो जाएंगी, निगेटिव। आएगा समझ में, ये कारण है, आया समझ में। जबकि स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव नहीं हो सकती है और जीरो भी नहीं हो सकती है, तीनों नहीं हो सकती हैं। सॉरी पॉजिटिव हो सकती है, सॉरी माय मिस्टेक, पॉजिटिव होगी, निगेटिव और जीरो नहीं होगी। ओके है ना। इसकी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में एक ऐसा आपको मिलेगा, एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो इसकी बात को नहीं मान रही होगी, सिंपल एक, और उसका नाम है वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके तीन वैल्यूज होती है, प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, निगेटिव है तो निगेटिव वर्क, और जीरो वैल्यू हो गई तो जीरो वर्क, यानी काम नहीं हुआ। क्या बात समझ में आई। तो यानी वर्क एकमात्र फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनकी तीनों हो सकती है, जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। जबकि स्केलर क्वांटिटी के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वर्क को छोड़ के कि जिसकी वैल्यू जीरो और निगेटिव होगी, ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है ये बात। और हम कभी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो ये बात को याद रखना है कि अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्लियर है ये बात। हाँ, जैसे मान लो ये क्या था, मेरा ईस्ट था तो वेस्ट में क्या आ जाएगा, निगेटिव। अगर मैंने नॉर्थ को क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो साउथ मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। मानने के ऊपर है, तुम जो मान सकते हो। अगर तुमने वेस्ट को निगेटिव माना है तो ईस्ट वाला क्या, सॉरी ईस्ट को निगेटिव माना है, ईस्ट को निगेटिव माना है तो वेस्ट वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो ऑलवेज एक साइड अगर पॉजिटिव हो रही है तो दूसरी वाली उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपने आप में निगेटिव। क्या बात समझ में आई। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया क्या होती है। ये डायरेक्शन में चेंज करोगे तो वैल्यू में क्या आ जाएगी, चेंज, और इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज। जबकि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन यानी दिशा में चेंज कर रहे हो तो वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा और इफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये बात। दूसरी बात मैंने ये बताया कि वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज किस में होती है, जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। इनकी जो वैल्यू होती है जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अगर एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, निगेटिव। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इनकी वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, निगेटिव एंड जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन केवल वर्क एक ऐसा है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो होती है। ठीक है ना। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव होगी तो निगेटिव वर्क और जीरो होगी तो जीरो वर्क। इसके अंदर डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। ये नहीं कि आगे जाने पे पॉजिटिव है तो पीछे जाने पे निगेटिव है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है ना। अब हम लोग यहाँ तक आज समझ लिए। कल हम इन दोनों का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई या कोई भी मिस्टेक इसमें नजर आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस। और नोट्स ज़्यादातर आप प्रयास ये करिए कि खुद से बनाइए। मैं यहाँ पे सब चीज़ें लिख नहीं सकता, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप पॉज करके पहले एक बार वीडियो पढ़ लीजिए, फिर सेकेंड टाइम आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के क्या करिए, आप आराम से नोट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस।